बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बात चलती है मुज़ाकरात की, बात होती है बातचीत की और मामलात को आगे बढ़ाने की, लेकिन अपोजिशन की तरफ से आज फिर ऐलान किया गया एक नई तहरीक का। और वो तहरीक क्या है? तहरीक ये है कि अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ ने तमाम सूबों की जो अपोजिशन है उसका एक ग्रैंड अलायंस बनाने का फ़ैसला किया है और इसे 15 दिन के अंदर जो है ये ग्रैंड अलायंस बनेगा हुकूमत के ख़िलाफ़। और अब जो है हुकूमत गिराने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का धरना जो है वो आज 8वें रोज़ में दाखिल हो गया है, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे इसका तो अंदाज़ा जो है वक्त ही बताएगा, फ़ैसला इसका वक्त करेगा। लेकिन लग ये रहा है, अंदिया ये दिया जा रहा है कि ये धरना है ये हुकूमत गिराने के लिए जो है वो एक तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है कि जब तक हुकूमत घर नहीं जाएगी ये धरना ख़त्म नहीं होगा। ऐसी बातें भी की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि IPPs का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ अवाम का एहतजाज है, बिलों के मारे अवाम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साबिक निगरान वज़ीर दाखिला वज़ीर तजारत एजाज गौहर साहब जो है वो मैदान में हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे IPPs का मामला लेके और ये मामला जो है उसको हल कराया जाएगा। किस हद तक मुमकिन है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान होंगे वज़ीर आज़म के मशीर राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब से, इनसे बात करेंगे। आप दोनों का शुक्रिया सर वक्त देने का। राना साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर कि अब अपोजिशन ने बिलाखिर पहले तो कभी उमर अयूब साहब ने पहले मरले में जो है कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ का और जो है वो फ़ौज का टकराव हो, नून लीग लड़ाना चाहती है। अब जो है हमने देखा कि कहा गया कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे कि बातचीत करे की जाए, लेकिन अब थर्ड फेज़ में सर ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा और ये ग्रैंड अलायंस जो है वो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा होगा और हुकूमत गिराने के लिए ये एक नई तहरीक होगी। तो किस हद तक तैयार हैं सर? देखिए, खान साहब जो हैं वो डेस्परेट हैं और डेस्परेशन में वो रोज अपना बयान बदलते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करें। कभी कहते हैं मैं गिरबान पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कभी वो मिन्नतों तरलों पे आ जाते हैं। अब उन्होंने ग्रैंड अलायंस की बात कर दी। देखिए, अचल साहब को पहले भी इन्होंने जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर किया था और फिर वहां से कारपेट खींच दिया उनके पैरों के नीचे से। तो ये कंफ्यूजन के अंदर ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक तो सोशल मीडिया के हवाले से जो हकायक आए हैं कि जो एंटी स्टेट एजेंडा PTI जो कर रही है। और देखें, बात ये है कि इन PTI ने डिलीवर क्या किया? इन्होंने तो माशी खाई में इस मुल्क को गिरा दिया। फिर जो सियासत की वो जोड़ने की तो की नहीं, नफरतें फैलाने की सियासत की, मुल्क में पोलराइजेशन की। तो आज भी ये उसी तर्ज के ऊपर आगे गामजन है। ग्रैंड अलायंस बना लें ये तो किसी के साथ ना चल सकते हैं ना किसी के साथ अच्छे तरीके से कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं। इनको अपने फर्द वाहिद और अपनी अना के अलावा कुछ और नहीं सूझता। यही वजह है कि अभी तक ना मौलाना साहब के साथ इनकी कोई अच्छी बातें बढ़ी है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई धरनों से गिरती हैं। इन्होंने 126 दिन का भी दिया, अगर इन्होंने फिर कुछ इस तरह का करना है कर लें। तो सर मतलब ये कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं? देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे हमारी तरफ से तो नहीं बंद हुए, लेकिन एक जमात जब खुली होगी कि हमने मुल्क में इंतशार फैलाना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलानी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलानी है, तो हुकूमत उसका लायमल बनाए। बहरहाल हाउस पे तरक्की के लिए हम बैठ जाते हैं, लेकिन कोई हुकूमत मरी नहीं जा रही इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। ठीक है, मलिक अहमद साहब, मलिक अहमद भच्चर साहब, आप सर बताइएगा कि ये ग्रैंड अलायंस जो है अब एक नई तहरीक है या एक प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं कि सब अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जाए और एक प्लेटफॉर्म से जो है वो आवाज़ उठाई जाए, या ये हुकूमत गिराने की तहरीक है सर? सर बात ये है कि सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह राना साहब फरमा रहे थे कि देखिए हमारे साथ जो कुछ हुआ है 9 अप्रैल में जो एक रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद आज दिन तक मैं ये समझता हूँ कि अगर जो निगरान हुकूमतें भी थीं वो सो कॉल्ड थी, मौजूदा हुकूमत का ही वो एक तसलसल था। उसके बाद एक 9 मई का वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद जिस तरह हमारे साथ जो कुछ 13 जनवरी को
हमारे से निशान वापस ले लिया गया, और जिस तरह हमने इलेक्शन लड़ा वो सबको पता है। हमारे प्रपोजर स्कैंडर गिरफ्तार हुए, हम गिरफ्तार हुए, 10-10, 20-20 पर्चे हैं। तो मैं इतना ये अर्ज करूंगा कि जब हुकूमतें आती हैं तो अपने आप को बाख्तियार करती हैं। ठीक है, चलो जिस तरह से भी ये हुकूमत आ गई, इनकी दो जगह पे पंजाब में और मरकज में इनकी हुकूमत है, और हम ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के जरिए आई है, ये कहते हैं जेन्युइन तरीके से आई है। अगर इस बहस के अलावा भी हम आपको ये बात करें तो सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिससे लगे कि ये बाअख्तियार हैं। उसके लिए आप खुद देख लें कि हमने एक मुतालबा किया है कि ये जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे। जब ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके अपने पास अख्तियारात हैं। जिस तरह राना साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात, तो फिर हम भी कोई सोचेंगे। अभी हम तो ये कहते हैं कि इनके पास अख्तियारात नहीं है। बाकी जो अपोजिशन की अलायंस है, देखें हम अपोजिशन में, हमारे अलायंस जो है, हमारा मैंडेट वापसी का अलायंस है, हमारे हालात डिफरेंट हैं। हमारे चूँकि चेयरमैन इमरान खान हमारे रिप्रेजेंटेटिव और हमारे इलेक्टेबल, हमारे वर्कर्स जेल में हैं और थ्रू आउट उन पे पर्चे जारी हैं। अभी कल हमारे एक MLA अगवा हो गए, तो हमने तो ज़रूर कोशिश करनी है जी। उसको अभी हम ये नहीं कह सकते कोई इंतखाबी अलायंस हो या हुकूमत गिराने के लिए इनिशियल स्टेज पे हमने ये फैसला किया है कि हम तमाम अपोजिशन पार्टियों से रब्ता करेंगे। एक पहले हम रब्ता कर रहे हैं आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हमारा जो अलायंस है जी। दूसरा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम सवाबी में जलसा करने जा रहे हैं। 22 को हमारा इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। तो तहरीक तो जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होता और हमारे खिलाफ जो ये सर थोड़ा सा बच्चर साहब थोड़ा सा बताइए अपने कारकुनों के लिए, अवाम के लिए बताइएगा कि तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की तहरीक जो है वो कहाँ गई, वो कहाँ पहुँची, और अब जो तहरीकें चलने जा रही हैं इनका क्या मुस्तक़बिल होगा। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की 2 जलसे हो चुके हैं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी जो प्लेटफॉर्म, जिस तरह राना साहब कह रहे थे, जिस प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, असद कैसर साहब या और महमूद खान अचकज़ई साहब, तो ये भी उसी प्लेटफॉर्म से हो रही है। हम पैरेलल चल रहे हैं। देखें मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिस तरह भी ये हुकूमत आई, जो उसको लाने वाले थे, जिस तरह भी आई, इनका एक पहला टेस्ट केस था बजट, वफाक का बजट और पंजाब का बजट। अब पंजाब के बजट का तो मुझे पता है कि पंजाब का जो बजट है वो 54 समथिंग का है, बट उसको इन्होंने कहा कि टैक्स फ्री बजट है। एक्चुअली इन्होंने किया ये कि इन्होंने 52% रेवेन्यू का जो दायरा कार है, जो कलेक्शन है, वो बढ़ा दी है। तो अब अवाम तो वैसे ही IPP और बिजली के बिलों की वजह से उनका एक माइंड सेट हो चुका है इनके खिलाफ। तो डेफिनेटली ये टाइम है कि हम अपनी तमाम तर जो हमारी नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई हैं उस पर हम एहतजाज भी करेंगे, और उस पर हम इसको अपना दायरा कार अपने एहतजाज का भी और अपनी जो हमारी अपोजिशन जमातों का जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो भी हम बढ़ाएंगे। उसमें चाहे वो हमारा इंतखाबी अलायंस आगे हो या अभी इस हुकूमत को टफ टाइम देने तक हो, तो ये दोनों हमारे पैरेलल चलेंगे। चलें तो राना साहब को नहीं सर इख्तियार आपके पास, आप बेख्तियार हुकूमत है, आपके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार तभी आपके पास नज़र आएगा कि आप जो तहरीक इंसाफ जो है वो मुतालबा कर रही है वो पूरा होगा। तो देखिए तहरीक इंसाफ को तो NRO चाहिए, और NRO हमारे से नहीं मिल रहा तो वो किसी और से मांग रहे हैं। और वैसे भी इनको आदत है कि इनके सर पे शफकत का हाथ रखा जाए, वालदैन रखते हैं शफकत का हाथ। ये इनके अपने वजीर के अल्फाज हैं, गालिबन जो है परवेज रशीद साहब के हैं, या वो जो अपने रेलवे के जो इनके वजीर थे लाल किले वाले, तो अब ये शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं कि हमारे सर पे शफकत का हाथ रखा हुआ है। तो अब ये कहते हैं बिगड़े हुए बच्चे से हम बात करेंगे। तो उनसे शायद कोई NRO की इनको उम्मीद है, या कोई चाहते हैं कि इनको आसानी पैदा हो जाए, इनके लिए कोई माफ़ी तलाफी हो जाए। वही मिनतल्ले प्रोग्राम के ऊपर ये आप आ चुके हैं। तो देखें बात ये है कि जो सियासी जो कुव्वतें हैं उनसे ये बात नहीं करना चाहते। वैसे ये जमहूरी हमारे पास तो उतने ही इख्तियारात हैं कि हमने IMF का मुआहदा बहाल कर लिया और मुल्क की जो रुपया है उसको स्टेबल कर लिया।
हमारे पास इतना इख्तियार है कि हमने सीपेक का फेज 2 दोबारा इंशाल्लाह उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं और चाइना के साथ बड़े बेहतरीन मामला चल रहे हैं। और हमारे पास ये भी इख्तियार है कि हम सऊदीया से जो है इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में ला के इस मुल्क की मईशत ठीक करेंगे, महंगाई हम 11-12% पे ले आए। तो ये इख्तियार जरूर हमारे पास है, इनको NRO देने का इख्तियार नहीं है, तो उधर ये दुरुस्त है। तो फिर जहाँ से NRO मांग रहे हैं वहाँ से कोई रिस्पांस आने की तवक्को है सर? नहीं, वो उन्होंने तो पहले ही इनको झंडी करा दी हुई है, वो तो इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। वो तो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है कि हम ऑपोजिशन के साथ गप्पे लगाएं और कोई रास्ता निकालें। इनको आदत है ना, तो उसी रास्ते उसी दरवाजे पे ये खटखटा रहे हैं जिसके जरिए इक़्तिदार में आए। और जमहूरियत के वैसे लेक्चर बहुत देते हैं, लेकिन वहीं जाके जो है ये समझते हैं कि इनके मसले का हल निकलेगा, तो लेकिन कुछ नहीं मिलना है। चलें, शायद मलिक साहब के पास खबर हो। मलिक साहब कोई रिस्पांस आया सर? कोई इससे पहले भी DG ISPR फौज जो है वो कह चुकी है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम तो मुज़ाकरात करने की मजाल ही नहीं है, सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं। जी मलिक साहब, मैं राना साहब को ये अर्ज़ करूँगा, भाई हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि वो तो चलो और जमात के थे, एक वज़ीर थे शेख रशीद साहब, उनका हमारे साथ अलायंस था, बट मैं थोड़ी सी तारीख दोहरा दूँ, राना साहब की मालूमात में इजाफा कर दूँ कि खुद इनके मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल ज़िया-उल हक को अपना रूहानी बाप कहा था, एक टाइम था, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जिस तरह 90 का IGI बना और जिस तरह सर 85 में जब 88 में असेंबलियाँ टूटी थी, तो उस वक्त केयर टेकर ये पहली दफ़ा था कि असेंबली भी उसी चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट की टूटी और वही चीफ मिनिस्टर साहब केयर टेकर भी थे 88 में। तो ये चीज़ें तो साथ साथ देखिए, मैं सिर्फ इनकी मालूमात में मैं इजाफा कर रहा हूँ कि अगर मेरे भाई को नहीं पता तो रूहानी बाप तो खुद इनके अपने लीडर ने माना हुआ था। हमारा तो चलो एक कोलेशन गवर्नमेंट के एक थे मिनिस्टर थे, उन्होंने शायद कहा होगा। तो दूसरी सर बात मैं बताता हूँ आपको, बात ये सर जिस तरह राना साहब कह रहे हैं ना सर कि हमारा इस वक्त केस थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी जमातों से। वैसे मलिक साहब मुझे याद आ रहा है, मलिक साहब मुझे याद आ रहा है कि तहरीक साहब के बानी चेयरमैन साहब भी बड़े कसीदे पढ़ते थे जनरल बाजवा साहब के कि इनसे अच्छा कोई आर्मी चीफ हो ही नहीं सकता, ये तो बड़े प्रो जो है वो जमहूरियत है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद बात करेंगे कि कौन किसका चाहता है और कौन किससे बात कर सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।